अब से हम फिर एक बहुत मज़ेदार टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है डाइटरी रेफरेंस इनटेक। जब साइंसदानों ने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर ली, 1000 की मकदार में स्टडीज़ की, फिर वो एक नतीजे पर पहुँचे कि हम किस तरह से पता चलेगा कि कितना मकदार में हमें कौन सा न्यूट्रिएंट चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिसे हम डाइटरी रेफरेंस इनटेक या DRI कहते हैं। इससे हमें पता चल जाता है कि अगर न्यूट्रिएंट है तो वो हमें कितनी मकदार में चाहिए, कितने mg लेना है हमने, कितने ग्राम लेना है, या मिनरल्स हैं वो हमने कितने माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में लेने हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट और है क्या। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस्टेब्लिशिंग न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन। इस साइंसदानों ने किस तरह से हमारे न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन को बनाया। तो इसके लिए हुआ यूँ कि साइंसदानों की एक क्वालिफाइड कमेटी बनी। उन्होंने साइंटिफिक सबूतों को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारे तजर्बात किए, तो उनके बेस पे हमें बताया कि आपको कितने न्यूट्रिएंट लेने चाहिए। और ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये सेहतमंद इंसान के लिए है, और अगर किसी को कोई डिज़ीज़ है तो उसके लिए नहीं, उसमें वैल्यूज़ हमें थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती है। इस बुक में नेक्स्ट चंद दिए गए पैराग्राफ इसी बात को बताते हैं कि किस तरह से साइंसदानों ने इन वैल्यूज़ को निकाला। इसमें सबसे पहले नंबर पर आ जाता है एस्टीमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, कि हमारी जो है अंदाजे से मुकर्रर की गई एवरेज ज़रूरत न्यूट्रिएंट की क्या है। तो इसके लिए साइंसदानों ने कई ज़्यादा जो रिसर्च स्टडीज़ थी वो की, और इस अंदाजे पर पहुँचे कि जो हमारी बॉडी की ज़रूरत है वो हर न्यूट्रिएंट की मुख्तलिफ है। तो उसको बॉडी के लिहाज से किस तरह से वो एक्टिविटीज़ में अपना पार्ट अदा कर रहे हैं मुख्तलिफ होती है। इन सारी एग्जामिनेशन से ये साबित होता है कि हर इंसान की बॉडी यूनिक है, तो उसी के हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट भी है। तो ये सब की डिफरेंट है उसकी बॉडी की एक्टिविटी के लिहाज से भी। अगर हम देखें किसी मर्द की औरत की तो वो सेम नहीं होती, मुख्तलिफ हो रही होती है। अगर कोई बच्चा है और कोई बूढ़ा है तो उसकी जैसे जैसे ज़िंदगी बढ़ रही है आगे, उसकी एज में फ़र्क आ रहा है, तो हम कह सकते हैं एज और जेंडर वाइज चेंज हो रही है। लेकिन तब क्या अगर किसी की एज भी सेम है और जेंडर भी। हाँ, अगर 3 लोगों का एज और जेंडर भी सेम हो तो फिर भी अगर फ़र्क आ जाए तो यहाँ पे जैसे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ABC 3 लोग जो हमने सपोज़ किए हैं, तो तीनों की डिफरेंट आ रही है। जो कोई भी एक्स न्यूट्रिएंट यहाँ पे लिया गया उसकी वैल्यू, तीनों की रिक्वायरमेंट अलग है। तो फिर क्या किया साइंटिस्ट ने, उसको एक एवरेज ले ली कि एवरेज हम 45 पे दे देते हैं, तो ये एक एवरेज है, सारे इसमें कवर हो जाती हैं। लेकिन जिसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट वो तो नहीं आता, इसलिए इसे कहते हैं कि अंदाजे से एक एवरेज रिक्वायरमेंट ये निकाली जाती है इसमें, इसलिए इसे EAR कहते हैं, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। इसके बाद स्टार्ट होता है टॉपिक रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस का। इसके बारे में आप लोगों ने काफ़ी सुना भी होगा और इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला यही है। और इसमें और उसमें क्या फ़र्क है कि इसमें कोशिश की जाती है कि ऑलमोस्ट सभी को शामिल कर लिया जाए। जैसे उसमें एवरेज ली जाती है, इसमें एवरेज नहीं ली जाती। अगर आप ये वाला ग्राफ देखें तो इसमें साफ पता चल रहा है कि रेड लाइन से EAR यानी कि एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट का पता चल रहा है हमें, और RDA जो है ग्रीन लाइन से बताया गया है, यानी कि उसमें एवरेज नहीं ली गई, ऑलमोस्ट सभी को शामिल कर लिया गया उसमें, जितनी भी किसी की मैक्सिमम रिक्वायरमेंट थी। अगर पर्सन C की रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी तो वहाँ तक ले जाकर इसका RDA को, वहाँ इसकी लाइन वहाँ तक ले जाकर उसको भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया है। तो इससे साफ पता चल रहा है हमें कि RDA हर किसी को अपने अंदर शामिल करने की कोशिश कर रहा है कि कोई भी इस अमाउंट से अगर ले रहा है अपना न्यूट्रिएंट तो उसको डेफिशिएंसी ना हो। ये 98% जो पॉपुलेशन है उसको डील कर रहा होता है। तो अगर कोई बाई चांस रह जाते हैं तो वो उनकी जो नीड है वो इतनी ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगी, थोड़ी बहुत ही बढ़ेगी। इसके बाद आ जाता है AI यानी कि एडिक्वेट इंटेक्स। इसमें ये देखा जाता है कि कुछ न्यूट्रिएंट की मकदार का तयन करने के लिए साइंसी मुशाहदात या साइंसी जो उनका इल्म है वो कम पड़ जाता है, तो इसलिए फिर उनको एक एडिक्वेट इंटेक का नाम दे देते हैं कि एक हेल्दी बंदा इतनी मकदार में ये न्यूट्रिएंट ले रहा है तो आप भी इतनी मकदार में लेंगे तो हेल्दी रहेंगे। ये फ़र्क है। और RDA जो इसलिए मैक्सिमम को शामिल कर रहा होता है, ये नहीं कर रहा। इसके बाद नेक्स्ट है टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल्स, ULB से बोलते हैं। इसमें ये देखा जाता है कि हमारी बर्दाश्त की हर हद क्या है, कितना हम न्यूट्रिएंट लें तो उसके बाद जो मज़ीद लें
तो वो हमारे लिए ख़तरनाक बन सकता है। तो इससे बचने के लिए जो एक हद की लाइन लगाई जाती है उसको हम टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल कहते हैं। अगर आप इस टेबल में देखें तो हमें पता चलेगा कि हमारा ज़्यादातर जो है किसी भी चीज़ का आइडिया देखने का नज़रिया गलत होता है। अगर हम न्यूट्रिएंट कोई भी इनटेक कर रहे हैं तो यहाँ दो बताया गया है फ़र्क दोनों में, इनएक्यूरेट व्यू और एक्यूरेट व्यू में। देखेंगे इधर एक्यूरेट व्यू में जस्ट आरडी की लाइन है, नीचे लिखा है डेंजर, और अगर आरडी से ऊपर ले रहे हैं तो सेफ्टी लेवल है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। अगर एक्यूरेट व्यू में देखें, आरडीए से जो नीचे लाइन है वो तो डेंजर में जा रहा है, डेफिशिएंसी हो रही है, तो उसके एक ऊपर सेफ्टी एक हद तक है जिसे हम टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल कहते हैं। अगर हम उससे ऊपर जा रहे हैं ना तो वो भी डेंजर है, जिस तरह अगर हम उसको डेफिशिएंट ले रहे हैं, कम ले रहे हैं तो डेंजर है। न्यूट्रिएंट रिकमेंडेशन के बाद अब यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है एस्टैब्लिशिंग एनर्जी रिकमेंडेशन। इसको हम आसानी से समझने के लिए दो हिस्सों में तकसीम करके समझते हैं। इसमें पहला है EER यानी कि एस्टिमेटेड एनर्जी रिक्वायरमेंट। ये किसी भी शख्स के उम्र, जेंडर, वज़न, कद और उसकी जिस्मानी मशक्क़त को देखते हुए बताई गई एनर्जी की वो मकदार है जो उसके एनर्जी के बैलेंस को और उसकी अच्छी सेहत को बरकरार रख सके। और दूसरा है AMDR एक्सेप्टेबल माइक्रोन्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन रेंजेस। इसमें एनर्जी देने वाले न्यूट्रिएंट को रेंजेस के हिसाब से तकसीम करके लिया जाता है कि जो एनर्जी देने वाला न्यूट्रिएंट है वो हमें एक एडिक्वेट मकदार तक एनर्जी दे और हमें क्रोनिक बीमारियों से बचाए। जैसे कि हमने इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन ये तीन ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमें एनर्जी देते हैं, तो हम इन्हीं को ही देखेंगे AMDR के लिए। इसमें सबसे ऊपर है कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारी कैलोरी रिक्वायरमेंट का 45 से 65% दे रहे होते हैं 100 में से, और दूसरे नंबर पर फैट जो 20 से 35% दे रहा है, और लास्ट पे प्रोटीन जो 10 से 35% हमारी किलो कैलोरीज दे रहा होता है 100 में से। अब न्यूट्रिशन असेसमेंट का बहुत अहम टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। न्यूट्रिशन असेसमेंट, इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपनी ग़िज़ा जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूरी ले रहे हैं, कम तो नहीं ले रहे या फिर ज़्यादा तो नहीं ले रहे। तो इसी को जो है जानने के लिए इसको आगे मज़ीद हम पढ़ेंगे। मेल न्यूट्रिशन के कुछ सिम्टम्स हैं जैसा कि डायरिया या स्किन के ऊपर रैशेस और थकावट का हो जाना, और इसी तरह के जो सिम्टम्स हैं किसी और डिजीज़ के भी हो सकते हैं, तो हम इसको गलत समझ सकते हैं कि ये शायद मेल न्यूट्रिशन नहीं है, ये तो कोई और बीमारी है। तो इसको जो बेहतर तरीके से वो समझ सकता है जो इन सारी टेक्निक्स को जान ले जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसकी बेस पे पता चल जाता है फिर उस बंदे को कि हाँ इसको मेल न्यूट्रिशन है, ये कम न्यूट्रिशन ले रहा है या अपनी ज़रूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है। इसमें सबसे पहले आ जाता है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। इसमें हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं कि वो कौन सी खुराक खा रहा है या दवाइयों का इस्तेमाल कौन सी कर रहा है। इसके अलावा उसकी अभी सेहत किस हाल में है या इकोनॉमिकली वो कैसा है, अमीर है या गरीब, दवाइयाँ लेने के लिए पैसे हैं उसके पास या नहीं, या खुराक अच्छी वो परचेज़ भी कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें जान लेने के बाद हमें पता चल जाता है वो कौन सी खुराक कम खा रहा है, कौन सी ज़्यादा, तो कौन से ख़ास न्यूट्रिएंट हैं जो उसे उस खुराक से मिलने थे नहीं मिल रहे, उसकी डेफिशिएंसी हो रही है। इसमें दूसरी टेक्निक है एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स। एंथ्रोप का मतलब आ जाता है ह्यूमन, मैट्रिक का मतलब मेजरमेंट, यानी कि इंसानी तशख़ीस, इंसानी जिस्म की तशख़ीस कह सकते हैं हम इसको। इसमें पता ये चलता है कि इंसान का जो है वेट कितना है, उसकी हाइट कितनी है, उम्र के लिहाज से वो ठीक है या नहीं। अगर कम है तो हम उसे कह सकते हैं ये कि स्टैंडर्ड है, ग्रोथ इसकी नहीं सही हो रही। अगर उसका वज़न ज़्यादा है एज के लिहाज से हम कहेंगे इसको बेस्टी हो गई है। इसमें थर्ड आ जाता है फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन। हमारी सेहत के बारे में बहुत सी निशानियाँ हमारा जिस्म दे रहा होता है। अगर कोई इसमें का एक्सपर्ट है ना तो वो उसकी आँखों को देखकर, बालों को, नाखूनों को या ज़ुबान को देखकर बता सकता है कि इसको कौन से विटामिन्स या मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है। अगर हम तस्वीर में देखें तो ज़ुबान को देख रही है तो ज़ुबान को देखने से पता चल रहा है उसको
कि इसका कौन से विटामिन बी की कमी हो सकती है, क्योंकि विटामिन बी की भी आगे एग्ज़ाम है, तो कौन से विटामिन बी की डेफिशिएंसी ये सिम्टम शो कर रही है। जब हम इन सारी टेक्निक्स को आगे तफ़सील से पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी को भी देखकर ये अंदाज़ा लगा लें कि उसको किस चीज़ की कमी है और किसकी नहीं, तो कैसे अपने आप को ठीक कर सकता है। लास्ट वाला है लेबॉरेटरी टेस्ट। इससे हम अपने खून या यूरिन का टेस्ट करके पता लगा सकते हैं कि कौन से विटामिन या मिनरल की कमी या ज़्यादती है। यहाँ मैं एक बात आपको क्लियर करता चलूँ कि यूनिवर्सिटी में आपने न्यूट्रिशन असेसमेंट को ABCD के लिहाज से पढ़ा होगा। A फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक, B बायोलॉजिकल वैल्यू, C क्लिनिकल, D डाइट हिस्ट्री। तो वो वाली वैल्यू हमें समझने के लिए या याद करने के लिए तो आसान हो सकती हैं ABCD कर, लेकिन एग्जैक्ट तरीका यही है जो यहाँ पे अब हमने पढ़ा और ये बुक में बताया गया है। इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर अभी एक टेबल नज़र आ रहा है, ये बहुत अहम टेबल है। इसमें बताया गया है कि हमारे जिस्म में क्या हो रहा होता है और कौन सी असेसमेंट उस वक्त काम कर रही होती है। अगर फॉर एग्जांपल हमें डाइट हिस्ट्री ख़राब है तो वो हमारी एक प्राइमरी काज करती है इनएडिक्वेट डाइट में, या हेल्थ हिस्ट्री इसके बाद हमारी बनती है जब डाइट ख़राब होती है तो वो क्या सेकेंडरी डेफिशिएंसी में आ जाती है। इसके बाद जब हमारी खुराक सही नहीं थी, उसने हमारी हेल्थ को ख़राब कर दिया, फिर हमारा न्यूट्रिशन जो स्टोर है वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब वो कम होना शुरू हो जाएगा तो हमारी बॉडी फंक्शन सही से नहीं करेगी। तो ये वाला जब यहाँ आता है ना, फिर हम लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं। लेबॉरेटरी टेस्ट से पता चलता है अच्छा यार ये चीज़ें कम हो गई हैं। तो उसके बाद जब ये हमारी बॉडी मसले बन जाते हैं, फिर हमें शो होती हैं साइन एंड सिम्टम फिजिकली जो हमें नज़र आ रहे होते हैं। तो ये तो लास्ट वाली स्टेज है। इसको फिर हम किसी इंसान को देखकर उसके एंथ्रोपोमेट्रिक या फिजिकल एग्जामिनेशन से चेक कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी अगर बेसिक भी देखें तो सबसे जो मेन काज होती है ना वो डाइट ही होती है। तो इसलिए अगर हम ये बुक अच्छे से पढ़ेंगे तो हमें डाइट के बारे में सारा कुछ पता चल जाएगा। ये चारों टेक्निक्स जो हमने पढ़ी ये न्यूट्रिशन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की थी, लेकिन जब स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यूट्रिशन असेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। एक लोगों का बड़ा ग्रुप है तो उसकी हम असेसमेंट किस तरह से कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट है नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे। ये सर्वे हमें एक इस तरह का डाटा दे देते हैं जिससे हमें उन लोगों के खाई जाने वाली खुराक की मकदार का पता चल जाता है, और रिसर्चर जो हैं वो उस मकदार को कैलकुलेट कर लेते हैं ये जानने के लिए उसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट कितने ज़्यादा मौजूद हैं। इसके बाद आ जाता है नेशनल हेल्थ गोल्स। इस प्रोग्राम से हमें पता चलता है कि किसी भी नेशन में हेल्थ को लेकर कितनी ज़्यादा उसको प्रायोरिटी दी जाती है, या कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं जो हेल्थ को प्रमोट और डिजीज़ को रोकने के लिए काम कर रही होती हैं। और थर्ड वन आ जाता है नेशनल ट्रेंड्स के। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो हमने लास्ट 40 सालों में किस कदर अपने खाने का ट्रेंड जो है बदल लिया है। यानी कि अब देखा जाए तो हम बाहर का खाना खाना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया है, हम फास्ट फूड का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं और सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल आम हो चुका है, जो कि आज से 40 साल पहले देखा जाए तो ना होने के बराबर था। अब एक इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डाइट एंड हेल्थ का। खुराक हमारी सेहत को सपोर्ट करने के लिए एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। पहले की जाने वाली न्यूट्रिशन के मुतालिक रिसर्च इस चीज़ पे फोकस कर रही थी कि किस तरह कौन सी खुराक में पाए जाने वाले न्यूट्रिएंट मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ लड़ सकते हैं। अगर हम मिसाल से समझें तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिकेट्स हो रही थी और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी जैसी डिजीज़ हो रही थी। तो जब इन न्यूट्रिएंट की मकदार को प्रॉपर मकदार में दिया गया तो इन बीमारियों के ख़िलाफ़ काबू पा लिया गया था। नेक्स्ट हेडिंग है क्रोनिक डिजीज़। ज़्यादातर क्रोनिक बीमारियां एक लंबे समय के लिए कई तरह के फैक्टर्स के मिलने की वजह से हो रही होती हैं। एक शख्स जो एक किसी दिल की बीमारी की वजह से मर गया या उसे हार्ट अटैक हो गया, तो हो सकता है उसके साथ उसका वज़न भी ज़्यादा हो, उसे ब्लड प्रेशर का मसला भी हो, वो सिगरेट भी पी रहा हो और कई सालों से ऐसी खुराक का इस्तेमाल कर रहा है जो सैचुरेटेड फैट पर मुश्तमिल है और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहा। हाँ, और ये भी हो सकता है कि वो शख्स जो था वो हार्ट डिजीज़ से ना मरा हो। और अगर हम देखें तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर उसका वज़न ज़्यादा था
तो शुगर की कॉम्प्लिकेशन या डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन उसके साथ हो गई हैं तो उस वजह से मर गया, या जो सिगरेट का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहा था तो उसे कैंसर भी हो सकता है, तो कैंसर की कोई वजह बन गई है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन क्रोनिक डिसीज़ेज़ एक लंबे समय के लिए अपने लाइफस्टाइल को ना चेंज करने की वजह से होने वाली बीमारियां होती हैं। अब आ जाता है रिस्क फैक्टर्स फॉर क्रोनिक डिजीज़ेज़, जिसमें हम ये देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्रोनिक बीमारियों के रिस्क को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। रिस्क फैक्टर्स का बीमारियों के साथ एक गहरा ताल्लुक है। अगर कहीं रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं तो उस पर्सन को बीमारी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर कहीं रिस्क फैक्टर्स कम है तो उसी तरह उस शख्स को बीमारी होने के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। रिस्क फैक्टर्स की मज़ीद 3 अक़साम हैं, जिसमें फर्स्ट है रिस्क फैक्टर्स परसिस्ट, यानी कि रिस्क फैक्टर्स का मुसलसल रहना। इसको हम इस तरह समझते हैं कि अगर किसी जवान को ब्लड प्रेशर का इशू है या हाइपरटेंशन है, तो अगर हम इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं करते तो लगातार ये नुकसान मज़ीद करता रहेगा हमारी बॉडी में। इसमें दूसरा पॉइंट है रिस्क फैक्टर्स क्लस्टर का, यानी कि बहुत सारा रिस्क फैक्टर्स का एक गुच्छे की शक्ल में आना, यानी कि इकट्ठा एक ही टाइम पे। अगर मिसाल से समझें तो एक शख्स जो कि मोटा है और उसके साथ उसका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा है और उसे कोलेस्ट्रॉल भी इशू कर रहा है, बढ़ा हुआ है, तो उसके चांसेस दिल की बीमारियों के या हार्ट अटैक के ज़्यादा हो जाते हैं। और तीसरा है रिस्क फैक्टर्स इन पर्सपेक्टिव। इसके साथ साथ और कौन से रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, तो उसमें आ जाते हैं जेनेटिक्स, जेंडर एंड एज। ये बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं बीमारियों के पैदा करने में, और ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम चेंज भी नहीं कर सकते, मगर ये फोकस कर रहे होते हैं उन फैक्टर्स पे जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमारा लाइफस्टाइल। और अगर हम सिर्फ सिगरेट की ही बात करें तो ये हर साल होने वाली अमवात में 5 में से जो 1 मौत हो रही है उसकी वजह बन रही होती है। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर जो हमारा वो एंड हो जाता है, और सेकंड के स्टार्ट होने से पहले ये बुक हमें बहुत बहुत अहम टॉपिक के बारे में बता रही है कि न्यूट्रिशन ऑन दी नेट। जब भी हमारे जहन में कोई सवाल आ रहा होता है तो हम उसे इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो हमारे सामने हज़ारों वेबसाइट्स ओपन हो जाती हैं जो हमें इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं, मगर उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसी होती हैं जो नामुकम्मल इन्फॉर्मेशन देती हैं और हमें गलत रीड कर रही होती हैं, या जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो होती ही गलत है। तो इसकी जो मेन वजह ये है कि कोई भी किसी भी वक्त किसी भी तरह का डाटा पब्लिश कर सकता है वेबसाइट के ऊपर, क्योंकि इस वक्त करोड़ों की तादाद में वेबसाइट्स इंटरनेट के ऊपर मौजूद हैं, तो हम खुद कई दफ़ा परेशान हो जाते हैं कि हम कौन सी वेबसाइट से आकर डाटा लें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम देखें कि इसको वेबसाइट को जो चला रहा है पीछे, या इसके ऊपर डाटा जो है पब्लिश कर रहा है वो कौन है, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्या उस काबिल था जिस टॉपिक पर उसने काम किया है। और दूसरा सवाल करेंगे व्हेन, मतलब कब ये इसने पब्लिश किया, ये अप टू डेट भी है या इसने कुछ 10 साल पहले डाटा डालकर दोबारा इसको अपडेट ही नहीं किया। और फिर तीसरे नंबर पे हम ये देखेंगे इसने खुद ये कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, ये अपलोड इधर कर रहा है, ये किसी इंस्टीट्यूट से ली गई है या इसने खुद रिसर्च की है, और ये वेबसाइट हमें हर इन्फॉर्मेशन दे क्यों रही है, ये कोई पब्लिक सर्विस मैसेज दे रही है या इसके पीछे कोई बिजनेस पर्पस है, अपनी कोई चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। तो जब ये आप सारे सवालों को सेटिस्फाई हो जाते हैं इनसे, देन जाकर आप कह सकते हैं कि डाटा जो है हमारे लिए एक्यूरेट है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन बुक से ली गई है। अब मैं इससे हटकर थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अभी हम ये अगर देखें कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग यूट्यूब के ऊपर ऐसी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो कि हमें पता नहीं होता इन्फॉर्मेशन देने वाला वाकई में क्वालिफाइड है या नहीं, और कुछ अपनी डिग्री बता भी नहीं रहे होते। इवन कोई ऐसे शेफ़ होते हैं, खाना बनाने वाले बता रहे होते हैं ये चीज़ खाएँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, ये खाएँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो तब भी अगर आप यूट्यूब पे, अभी फेसबुक का टाइम है, ट्विटर पे हम देख रहे होते हैं, या इंस्टाग्राम पे अगर हम कोई चीज़ देख रहे हैं, तो पहले सेटिस्फाई हो लें कि ये बंदा क्वालिफाइड है, इसने जो डाटा लिया वो कहाँ से लिया है, वो कोई ऑथेंटिक जगह थी, कहाँ से इसने डाटा लिया, वो ये अप टू डेट डाटा है या कोई पुराना डाटा है जो एक्सपायर हो चुका हुआ है। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद तब आप किसी बात पे यकीन करें। और ये जो बुक्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा
तवज्जो से और ध्यान से लिखी गई बुक्स होती हैं, तो इनका डाटा मोस्टली बहुत परफेक्ट होता है। तो इसलिए हमारी ये कोशिश थी कि हम इन बुक्स की समरी जो है आप तक लाएँ, और जैसे कि ये चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो काइंडली सब अपना फीडबैक ज़रूर दें ताकि चैप्टर 2 आप तक हम जल्द से जल्द लेकर आएँ।